नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले के मामले में आज ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे, जिनका नाम मुंगता राघव रेड्डी है, उन्हें गिरफ्तार किया है। ये एक हफ्ते में हुई ये तीसरी गिरफ्तारी है। आपको बताएं कि राघव दक्षिण भारत का एक बड़ा शराब कारोबारी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद श्रीनिवासुलु के बेटे मुंगता राघव रेड्डी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। उन पर दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। राघव दक्षिणी भारत के बड़े शराब कारोबारी हैं। तेलंगाना के और आंध्रा के कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे सारे इस खेल के अंदर, और इसमें कई 100 करोड़ का खेल हुआ जिसमें उनकी हिस्सेदारी थी, क्योंकि जो कंपनीज आई, जिन लोगों को कंपनी को फायदा दे गया, वो दक्षिण भारत की कंपनियां थी, और उसमें वहाँ के राजनेताओं के परिवार या राजनेता खुद भी जुड़े हुए थे। उसमें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी का भी नाम है। तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनकी जिन के ऊपर जानकारियां आएंगी उनकी गिरफ्तारियां होंगी। और परंतु ये बड़ा खेल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी और दक्षिण भारत की कुछ पार्टियों ने मिलकर खेल किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आरोपी राघव रेड्डी को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगते हुए दलील दी कि आबकारी मामले में राघव मुंगता की भूमिका शरद रेड्डी के जैसी है। राघव को कई लोगों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और मनी ट्रेल का पता लगाना है। ईडी ने कहा कि हम कोर्ट को यह दिखा सकते हैं कि कैसे 30 करोड़ हवाला के जरिए भेजा गया। राघव मुंगता ही मुंगता एग्रो फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को चला रहा था। मुंगता एग्रो फॉर्म ने यह बताया कि राघव मुंगता ही सभी फैसले करता था। 100 करोड़ की घूस कई लोगों के जरिए एक राजनीतिक पार्टी के नेता के पास गई। राघव मुंगता थोक और फुटकर दोनों कारोबार में शामिल था, जो आबकारी नीति के खिलाफ है। राघव मुंगता शराब उत्पादक भी है और 2 रिटेल जोन पर इसका कब्जा था। राघव मुंगता के वकील ने कहा कि उसकी हिरासत किस वजह से हुई, इस बारे में नहीं बताया गया है। इस पर ईडी ने कहा कि राघव को गिरफ्तारी की वजह के बारे में पहले ही बता दिया गया था। ईडी के मुताबिक राघव की दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी बनवाने, उसे लागू करवाने और कमीशन खोरी में अहम भूमिका है। सीबीआई ने इस मामले के एक और आरोपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी की सीए बुच्ची बाबू को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के कथित घोटाले के मामले में ईडी अब तक 189 जगहों की तलाशी ले चुकी है। सीबीआई और ईडी इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। बीते एक हफ्ते में ईडी और सीबीआई ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई और ईडी इस मामले में कोर्ट में जो सबूत पेश कर रही है, कोर्ट उनको कितनी गंभीरता से लेती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बार फिर आमने सामने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली वितरण बोर्ड से 2 आप नेताओं को हटा दिया है। इनमें से एक नेता हैं आपके प्रवक्ता जैस्मिन शाह और दूसरे हैं सांसद नवीन गुप्ता के बेटे, जिनका नाम है नारायण दास गुप्ता। उपराज्यपाल के इस फैसले को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गैर कानूनी बताया है। आज एलजी साहब ने जो निजी व्यक्तियों को प्राइवेट डिस्कॉम के बोर्ड से हटाकर सरकारी नॉमिनीज को वहां पर लगाने का काम किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली विमेंस कमीशन घोटाला करने के बाद दिल्ली बिजली सब्सिडी घोटाला भी किया था। कैसे 2 प्राइवेट डिस्कॉम कंपनी को मोटा मुनाफा कमाया गया, भ्रष्टाचार किया गया, 11,500 करोड़ का उन्हें स्वीट हार्ट डील दिया गया, जिससे कि जनता के पैसों का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उन्हें सरचार्ज लगाने दिया गया 18% पर केवल 12% पावर जनरेशन कंपनी जो गवर्नमेंट की है उनको दिया गया। इसमें 8,500 करोड़ का नुकसान हुआ। उनके ऑडिट को रोका गया, जबकि दिल्ली सरकार के ऑर्डर इसके उलट थे। और ये इस प्रकार से किया गया कि जो सरकारी नॉमिनी होते हैं दिल्ली सरकार के इन प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज के बोर्ड में, उनकी जगह पर जैस्मिन शाह जैसे प्रवक्ता को, उनके सांसद के बेटे को, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया ताकि इस कैंप को किया जा सके। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोजाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था, मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन चल रहा है। इसमें जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये देश हिंदुस्तान जितना मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का भी। उन्होंने आरएसएस को दोस्ती का न्योता भी भेजा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद का वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार से दिल्ली में चल रहा है। देश और विदेश दोनों से बड़े बड़े मौलाना और हाफिज इस अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे हैं। अक्सर देश में मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वालों पर टिप्पणी करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये हिंदुस्तान जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। मुसलमानों की मदनी ने शनिवार को देश की भलाई के लिए आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। हमें सनातन धर्म के फरोग से कोई शिकायत नहीं। आपको भी ध्यान कीजिएगा, आपको भी इस्लाम के फरोग से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने भी महमूद मदनी की पहल का स्वागत किया है। सब बातें ठीक हो जाएंगी। देखिए, जहां तक मदनी साहब कह रहे हैं कि वो उतने ही भारतीय हैं जितना और कोई है, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल सब देश में रहने वाले हर कोई व्यक्ति भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये कहना कि यहाँ पर इस्लाम यहाँ का धर्म है, मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समझ लग जाएगा कि वो भी सनातनीय थे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि इस देश की जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो सनातनी है, जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन सब बातें ठीक हो जाएंगी। रविवार को अधिवेशन का आखिरी दिन है, जिसमें हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद रहेंगे। महमूद मदनी ने अपने भाषण में उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं या उनको पाकिस्तानी कह देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमानों को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मुसलमान उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि प्रधानमंत्री मोदी या मोहन भागवत। रविवार को इस अधिवेशन का आखिरी दिन है, जिसमें तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनकी घोषणा की जाएगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हो या महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश करने को लेकर के सवाल। मैं दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगरा में G20 के एम्पावरमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इसमें
महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। G20 की इंसेप्शन जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए स्मृति ईरानी जी हमारे साथ में। मैम, ये बताइए कि आज जो बैठक हुई उसमें क्या क्या चर्चा के बिंदु थे और महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या चीज़ें प्रस्ताव पेश किया जाएगा, किस तरीके से महत्वपूर्ण होगा? महिला सशक्तिकरण के नाम पर नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से राष्ट्र कैसे सशक्त हो सकता है, इन मुद्दों पर भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत की जो सोच है, भारत की जो पॉलिसी है, वो चर्चा का मुख्य बिंदु बना। एक तरफ शिक्षा में विज्ञान हो या गणित हो, जैसे इसरो में मार्स मिशन में हमने अपनी महिला साइंटिस्ट की भूमिका को देखा, ये एक चर्चा का विषय रहा। महिला और उद्योग और विशेषतः जो सूक्ष्म रूप से अपना उद्योग चला रही हैं MSME के माध्यम से, वो भी चर्चा का विषय रहा। मुद्रा में महिला की सहभागिता और मुद्रा योजना की महिला के दृष्टिकोण से सफलता, ये भी एक चर्चा का विषय रहा। लेकिन साथ ही जो ग्रास रूट की महिला लीडरशिप है उसको एक प्रमुख स्थान दिलवाया भारत ने, विशेषतः वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्ता के अंतर्गत। उसकी आज सराहना स्वयं UN विमेन ने आगरा के इस वार्ता में की है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप में अब तक 24,000 लोगों की मौत हो गई। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 74,000 लोग घायल हुए हैं। आपको बताएं कि ये जो घायल हैं इनका इलाज तो चल ही रहा है और तुर्की में सिर्फ 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं सीरिया में 3,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। भूकंप के चलते तुर्की के अंटाकिया और सन ल्यू रफा शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। वहीं सीरिया के अलेप्पो शहर में भी तबाही का मंजर है। तुर्की में भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में कहरामन, मारस भी शामिल है। तुर्की में भारत ने ही मदद भेजी है। NDRF की एक टीम वहां पर राहत बचाव कार्य कर रही है। वहां पर NDRF के कमांडेंट गुरविंदर सिंह से बात की उमाशंकर सिंह ने और जाना कि उनके सामने क्या चुनौतियां पेश आ रही। देखिए उनकी रिपोर्ट। तुर्की को मदद की दरकार है और भारत एक बड़े मददगार के तौर पे, एक दोस्त के तौर पर सामने आया है। हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं जो कमांडेंट हैं NDRF में, और यहाँ कैंप जो है वो NDRF का कैंप है। यहाँ पे कई तरह की ड्यूटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है NDRF की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ आपको जब आप ज़मीन पर यहाँ पे आए 3 दिन 4 दिन पहले, तब से लेकर अब तक देखने में आई है, क्या चुनौती सबसे बड़ी है? NDRF की 3 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है वो यहाँ पर रिस्पांस के लिए आई हुई हैं। 2 टीम जो है नूरदागी में है, यहाँ पर हम उस समय खड़े हैं गाजियान्टेप प्रोविंस में, और एक जो हमारी टीम है अंत्याक में खड़ी हुई है। यहाँ पर आने के बाद हमको जो यहाँ की लोकल एजेंसी है अफाद, उन्होंने हमें गाइड किया है। हम लोग इस समय जो UN के सेक्टर 4 में डिप्लॉयड हैं, जहाँ पर हमारी 2 टीम्स हैं। इसके अलावा मलेशिया और स्पेन, कतार और बांग्लादेश की टीम्स भी ऑपरेशन कर रही है। बेसिक ऑपरेशन जो हमारा जो नूरदागी जो सिटी सेंटर है, जहाँ पर 200 के करीब जो इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं जी, तो वहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले तस्वीर देखी है, NDRF जो है नूरदागी से रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रही थी और वहाँ जो मलबे को हटाने का काम और लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। वो ऑपरेशन क्या था और किस तरह से वो कामयाब रहा? जब यहाँ पर आए हैं तो जहाँ भी लाइव विक्टिम होने की संभावना थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया, हमने वहाँ पर जो अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हम लोग सर्च में फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पाया कि जो हमारा जो कैनाइन दस्ता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। 3 जगह हमें इंडिकेशन मिले जहाँ पर लाइव विक्टिम होने की संभावना है, और फॉर्चुनेटली हमने एक गर्ल चाइल्ड 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर द्वारा हमने हॉस्पिटल भिजवाया है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बिकॉज इतना सारा रबल है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। उनको हटाने के लिए अगर हम हैवी मशीनरी यूज़ करते हैं तो जो लॉस ऑफ लाइफ है वो प्रेशियस लॉस ऑफ लाइफ
जी, और एक आखिरी सवाल कि कितना लंबा आप लोग का रहने का प्लान है या अभी कोई ऐसा तयशुदा समय सीमा नहीं? नहीं, समय सीमा हमेशा रहती है, बिकॉज जब हम एक टीम लेके निकलते हैं अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को, तो हम जो है बिटवीन 10 to 15 डेज के लिए जो है काम करते हैं, बिकॉज उसके बियॉन्ड जो है 8-9 दिन के बियॉन्ड किसी के जिंदा होने की संभावना भी बहुत कम रह जाती है। तो हमारा जो मेजर काम है सेविंग लाइफ एंड बियॉन्ड, तो सेविंग लाइफ हमारा मेन मुद्दा है। तो एक बार संभावना खत्म तो ये वो एनडीआरएफ के जो अफसर और जवान हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पहुंचकर लोगों को जान बचाने की कोशिश की, उस ऑपरेशन में शामिल हुए। तुर्की को, यहाँ के लोगों को इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत, और ये लोग अपना काम कर 10-12 दिनों में लौट जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो शुरुआती समय होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी में इनकी भूमिका होती है। लेकिन भारत के जो एनडीआरएफ के जवान और अफसर हैं, इन्होंने एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है और यहाँ के लोगों को जान बचाने में मदद की है। नूरदागी से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तुर्की में लाखों लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। वो कैंप में रह रहे हैं जिनके पास जाने के लिए कहीं कुछ नहीं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, पर फिर भी बच्चों ने खुश रहने का जरिया ढूंढ लिया है। देखिए उमा शंकर सिंह की तुर्की से रिपोर्ट। भूकंप से तबाह तुर्की में ये एक ऐसा कैंप है जहाँ पर हजारों की तादाद में वो लोग बसर कर रहे हैं जिनके घर टूट गए हैं, जिनको रहने का कोई आसरा नहीं है, और जो यहाँ सरकारी मदद से इन कैंप में उनको जगह मिली है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस को देखा है और जिनके परिजन जो हैं, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनके सिर्फ घर टूटे हैं या घर इस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उसमें रहना मुमकिन नहीं है। लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। इस बीच देखिए यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी तलाश ली है और वो किस तरह से यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जो चुहलबाजी है वो कर रहे हैं। तो बचपन जो है उसने अपनी ज़िंदगी तलाश ली है और यही जीवन की खासियत होती है कि चाहे मुश्किल से मुश्किल खड़ी हो, अपने लिए एक खुशी का पल इन बच्चों ने यहाँ ढूंढ लिया है। सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।